नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सच्ची कहानियाँ रौनित के साथ। आज की कहानी में चंदन जी नामक एक किरदार है जो कि नेचर से बहुत अच्छा, सच्चा और दूसरों की मदद करने वाला था। ये कहानी वहाँ से शुरू होती है जब चंदन जी एक बार अकेले सफर कर रहे थे। हालांकि चंदन जी बहुत पैसे वाले और काफी अमीर इंसान थे, लेकिन वो दूसरों के भलाई के लिए हमेशा तैयार रहते थे। तो जब वो सफर कर रहे थे, तभी उस सफर के दौरान वो एक बस अड्डे पे उतरे। वहां उन्होंने एक बहुत ही परेशान आदमी को देखा, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा परेशान है और बार बार इधर उधर दाएं बाएं कोई चीज देख रहा है, हर जगह दौड़ भाग कर रहा है। चंदन जी से उनकी परेशानी देखी नहीं गई, तो उन्होंने जाके पूछ दिया कि भाई साहब, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? उस इंसान ने पहले तो ऊपर से नीचे तक चंदन जी को देखा, फिर उन्होंने बोलना शुरू किया कि मैं परेशान तो हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप मेरे परेशानी का कोई निवारण कर सकते हैं, इसलिए कृपया करके अपना रास्ता नापिए। इतनी गंदी तरीके से बात करने के बावजूद चंदन जी वहां से गए नहीं। उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई परेशानी है और मेरे बस में होगा कि मैं उसे दूर कर सकूं, तो मैं जरूर करूंगा। आप एक बार बता के तो देखिए। फिर उस आदमी ने भी झल्लाते हुए कहा, ठीक है भाई, अगर तुम इतना बोल रहे हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं इतना परेशान क्यों हूँ। फिर उस आदमी ने कहा कि मैंने जिस बस की बुकिंग की थी वो बस शायद निकल गई है और अब कोई भी बस वाला उस रूट पे जाने के लिए तैयार नहीं है जिधर मैं जा रहा हूँ। तो अब बोलो तुम क्या करोगे इसके लिए? चंदन जी ने कहा, बस इतनी सी बात, कोई बात नहीं, चलिए आप बताइए आपको कहाँ जाना है, मैं आपकी मदद करता हूँ। उस आदमी ने फिर से झल्लाते हुए कहा कि इतने में भी तुम्हारा पेट नहीं भरा, चलो बता दिया। उसने अपने गंतव्य स्थान का नाम बताया, जगह बताया और सारी जानकारी दी। सब कुछ सुनने के बाद चंदन जी ने कहा, कोई बात नहीं, चलिए मैं कुछ जुगाड़ कर देता हूँ। चंदन जी ने बहुत अच्छे एसी बस में उनकी बुकिंग्स की। एक बस जो आधे दूर तक उन्हें छोड़ती और दूसरी बस जो वहां से आगे तक उन्हें छोड़ती, और इस तरीके से उन्होंने उनके सारे तकलीफ दूर किए, लेकिन वो साथ ही साथ उनको छोड़ने जाने के लिए भी तैयार हो गए। इस पे उस इंसान ने कहा, नहीं भाई साहब, इतनी भी मदद की जरूरत नहीं है, आप जहां जा रहे हैं आप वहां जाइए। तो चंदन जी ने कहा, आप घबराइए मत, मैं जहां आपको छोड़ने वाला हूं उसके थोड़े आगे ही मुझे जाना है, इसीलिए मैं आपके साथ जाऊंगा ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो और वहां से मैं आगे निकल जाऊंगा। फिर उस इंसान ने हामी भर दी और दोनों बस में बैठ गए। थोड़ी दूर तक बस चली, उसके बाद उस इंसान को ये महसूस हुआ कि ये आदमी इतना बुरा नहीं, तो मैंने इसके साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों किया। इसीलिए उसने चंदन जी से माफी मांगी और कहा, मेरे पिछले बर्ताव के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ, मैं बहुत ज्यादा परेशान था, इसलिए मैं इस तरीके से बिहेव कर रहा था। चंदन जी भी मुस्कुराते हुए बोले कि इसमें माफी मांगने की क्या बात है भाई साहब, अगर मैं भी आपके जगह इतना परेशान होता तो शायद मैं भी इसी तरीके से बात करता। धीरे धीरे उन लोगों में बात होते होते दोस्ती जैसा हो गया और एक ढाबे पे रुक के उन लोगों ने खाना खाया। उसके पैसे भी चंदन जी ने ही दिए। उसके बाद जब वो अपने गंतव्य पे पहुंचे, तब तक तो इनकी मित्रता ऐसे लग रही थी जैसे ये लोग बचपन के दोस्त हैं। फिर चंदन जी ने उस आदमी को अपना कार्ड दिया और कहा कि अगर आपको कोई भी जरूरत पड़े तो आप मुझे इस नंबर पे फोन कर लीजिएगा या इस एड्रेस पे आके मिल लीजिएगा। किसी भी चीज के लिए कभी भी झिझकिएगा मत। उस इंसान ने भी चंदन जी को लाख लाख धन्यवाद किया, बहुत सारी चीजें कही और पहले के बर्ताव के लिए एक बार फिर से माफी मांगी। वहां से चंदन जी आगे चले गए और उसके बाद वो अपने घर पहुंचे। हालांकि वो अकेले ही रहते थे, उनके साथ बस उनका एक नौकर रहता था। पैसों की कोई कमी नहीं थी, बड़ी हवेली, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर सब कुछ था, लेकिन बाकी के नौकरों को वो सिर्फ दिन में काम करने के लिए रखते थे, लेकिन एक नौकर हमेशा उनके साथ रहता था। फिर चंदन जी घर गए
फ्रेश हुए और वहां से तैयार होके बाहर निकल गए। उन्होंने कहा कि उनकी मीटिंग है। वो मीटिंग करके जब वापस आ रहे थे तभी बारिश होने लगी और उनकी गाड़ी थोड़ी दूर पे खड़ी थी, इसीलिए वो चुपचाप एक जगह पे खड़े हो गए। वहीं खड़े खड़े जब वो थक गए तो वो अंदर जिस जगह पे खड़े थे उसी के पीछे एक दरवाजा था। उन्होंने सोचा कि बारिश पता नहीं कब बंद होगी, तब तक इस दरवाजे के अंदर जाके देखते हैं कि क्या है अंदर। लेकिन जब वो अंदर गए तो उनका तो दिमाग ही खराब हो गया। अंदर एक बियर बार था, लोग शराब के नशे में झूम रहे थे। वहीं गेट के सामने दाहिनी तरफ एक आदमी टेबल पे अकेले बैठ के शराब पी रहा था। बाकी के टेबल भरे होने के कारण उन्होंने उसी आदमी से बैठने के लिए पूछ लिया। उस आदमी ने झल्लाते हुए कहा, बैठना है तो बैठ जाओ, तुम्हारी टांगे तुम समझो। चंदन जी ने भी कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप वहां बैठ गए। हालांकि वो दारू शराब और बाकी सारी बुराइयों से दूर थे, लेकिन मजबूरी थी इसलिए वहां बैठे हुए थे। उन्होंने सोचा कि जैसे ही बारिश बंद होगी मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, लेकिन अभी वहां उन्हें बैठे कुछ ही देर हुआ था। तब तक वो आदमी अपने में बुदबुदाते हुए किसी को शायद गालियां दे रहा था और वो काफी परेशान सा भी लग रहा था। चंदन जी से ना रहा गया। उन्होंने उससे पूछ दिया, क्या बात है भाई साहब, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। उस आदमी ने गुस्से में कहा कि तुम्हें इससे क्या मतलब, मेरी परेशानी है मैं देख लूंगा। चंदन जी ने कहा कि क्या बात है, आप बताइए तो सही। परेशानी तो ऐसा है कि जितना बांटिएगा उतनी घटेगी और खुशी ऐसा है कि जितना बांटिएगा उतनी बढ़ेगी। वो आदमी फिर से गुस्साते हुए बोला कि ज्ञान मत दे, अगर दम है तो पैसे दे। मेरी परेशानी पैसों से संबंधित है, कुछ कर सकता है तो बोल, वरना उठ और निकल यहाँ से। ये बात सुन के चंदन जी मुस्कुराते हुए बोले, बस इतनी सी बात, इसके लिए आप इतने परेशान हैं और ये जहर पी करके अपने लिवर को खराब कर रहे हैं। बोलिए कितने पैसों की जरूरत है आपको। पहले तो उस इंसान को ये थोड़े पागल से लगे, क्योंकि कोई भी इंसान बैठ करके अभी बात करते हुए कुछ मिनट हुए और वो पैसे देने के लिए तैयार हो जाए, ये तो बहुत अजीब बात है। लेकिन शायद वो इंसान जानता नहीं था कि चंदन जी कितने नेक इंसान हैं। थोड़ी देर तक और बातचीत करने के बाद उस इंसान को जब लगा कि हाँ हो सकता है कि ये इंसान मेरी सच में मदद कर दे, तो उसने कहा, मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है, किसी ने मेरे पैसे हड़प लिए हैं और अब मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे, और अगर मैंने ये पैसे नहीं लिए तो मुझे बच्चों की फी भरने के लिए या घर में राशन तक लाने के लिए पैसे नहीं बचेंगे, इसीलिए मैं परेशान हूँ। इतनी बातें सुनकर चंदन जी ने कहा कि भाई साहब, जितनी पैसों की आपने शराब पी ली है उतने पैसों में तो शायद आपका राशन आ जाता। इस पे वो इंसान फिर भड़क गया और बोला कि मैंने पहले ही बोला था कि ज्ञान मत दे, दे सकता है तो पैसे दे। इस पे चंदन जी ने कहा, ठीक है भाई साहब, चलिए मेरे साथ बाहर, मैं आपको गाड़ी में रखे हुए हैं पैसे दे देता हूँ और साथ में यहाँ आपने जो भी पिया है उसका बिल भी मैं पे कर देता हूँ, लेकिन शर्त यही है कि इसके बाद अब आप दारू नहीं पिएंगे। कुछ देर सोचने के बाद उस आदमी ने कहा, ठीक है, अगर तुम इतने पैसे देने के लिए तैयार हो तो मैं भी वादा करता हूं कि अब मैं कभी दारू नहीं पीऊंगा, लेकिन सिर्फ तब जब तुम अपने वादे पे कायम रहो। चंदन जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ इसमें कौन सी बड़ी बात है, आइए चलिए मेरे साथ, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो आदमी भी तैश में उठ के चंदन जी के पीछे पीछे चल दिया। जैसा कि चंदन जी ने कहा था, वो गाड़ी के पास गए और जाकर गाड़ी खोली, उसमें से एक ब्रीफकेस निकाला, उस ब्रीफकेस में से फटाफट 2 लाख रुपए गिने और उनके हाथ में पकड़ा दिए। ये पैसे देखकर वो इंसान करीब करीब रोने ही वाला था। फिर उसने कहा कि आखिर कोई अनजान इंसान किसी की मदद कैसे कर सकता है। इस पे चंदन जी ने कहा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे ऊपर वाले ने भर भर के दिया है तो क्यों ना मदद करूं, इसमें गलत ही क्या है। मेरा तो यही मानना है, पैसे तो इंसान कमा ही लेता है, कमाना है तो इंसान कमाओ, पुण्य कमाओ, अच्छाई कमाओ। आखिरी समय में ये पैसे काम नहीं आएंगे, आएगा तो सिर्फ अच्छाई, इंसानियत,
लोगों की जो मदद की है वो काम आएगा, मेरे पुण्य काम आएंगे। अर्थी उठाने के लिए भी ये पैसे नहीं आएंगे। आप ही लोग, जिन लोगों की मैं मदद कर रहा हूं, उन्हीं में से कोई आकर के मेरी अर्थी भी उठाएगा। इसीलिए आप खुद ही बताइए, इन पैसों का मैं करूंगा क्या? घर में कोई है नहीं तो कम से कम बाहर ही किसी के काम आ जाए। ये सारी चीजें देखकर उस इंसान को ये भरोसा हो चुका था कि ये इंसान के रूप में देवता है, क्योंकि इन्होंने यूं ही सिर्फ एक बार मिलकर मेरी मदद कर दी, मेरे परेशानियों को देख ना पाए। ये सब देखकर वो आदमी आखिरकार इनसे माफी मांगने के लिए मजबूर हो गया। उसने अपने व्यवहार के लिए उनसे माफी मांगी और चंदन जी के माफ करने तक वो माफी मांगते ही रहा। फिर जब वो इंसान जाने लगा तो चंदन जी ने उसे भी अपना कार्ड दिया और कहा कि अगर आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे या तो आप इस पते पे आके मिल सकते हैं या तो मेरे नंबर पर फोन कर सकते हैं। मैं आप तक मदद पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। उसके बाद वो आदमी अपने घर गया। उसने अपने घर में सबको ये बात बताई। सब लोग इस बात से बहुत खुश हुए कि हाँ, ऐसे भी कोई इंसान आज के ज़माने में होते हैं। उसके बाद जब भी मौका पड़ता, वो इंसान और जिसकी चंदन जी ने बस में मदद की थी वो इंसान, ये लोग हमेशा चंदन जी से मिलने आते थे, बातें होती थी और चंदन जी भी अपने बराबर में बैठा के इस तरीके से बात करते थे जैसे ये लोग हमेशा से दोस्त रहे हैं। फिर एक दिन आया कि चंदन जी ने कहा कि मेरी बेटी का जन्मदिन है, अगर आप दोनों के पास टाइम हो तो आप लोग जरूर आइएगा, कुछ और भी जान पहचान वाले आने वाले हैं। अब तो मेरी बेटी इस दुनिया में है नहीं। ये चीज सुनकर उन दोनों के आंख में आंसू आ गए। उन लोगों ने कहा, हाँ चंदन जी, हम जरूर आएंगे, आप बिल्कुल मत घबराइए। अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो हम लोग उसमें मदद भी करने के लिए तैयार हैं। वैसे तो हमें पता है कि आपको किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी हम आएंगे। पैसों से तो नहीं, लेकिन शरीर से आप जितना बोलिएगा उतनी मदद करने के लिए हम लोग तैयार हैं। अगर कोई अरेंजमेंट करने में भी मदद चाहिए तो भी बताइएगा। ये सब सुनकर चंदन जी के आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बस भाई, इतना ही काफी है कि आप लोग वहां आ जाइए। फिर जैसा कि तय हुआ था, तय समय पे वो दोनों भी वहां पहुंच गए। हालांकि इन दोनों ने अब तक उनका घर तो नहीं देखा था, लेकिन जब पहली बार इन दोनों ने उनके घर को देखा तो इन्हें और भी आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े घर का मालिक, इतना पैसा वाला आदमी हमारे साथ दोस्तों की तरह व्यवहार करता है। फिर जैसे जैसे ये लोग अंदर जाने लगे, धीरे धीरे इन्हें कई लोग मिलने लगे। इन्हें लगा कि ये सारे लोग चंदन जी के रिश्तेदार या पहचान वाले होंगे, लेकिन थोड़ी देर में ही ये पता चल गया कि सभी लोगों की मदद चंदन जी ने कभी ना कभी की थी, इसीलिए ये सारे लोग यहाँ जुटे हैं। लेकिन जब ये लोग अंदर उस कमरे में गए जहाँ पे सारा अरेंजमेंट किया गया था, वहां पे इन्हें 6 और लोग मिले जो कि चंदन जी के सबसे करीब थे, जैसे कि ये दोनों थे, और जिनकी मदद चंदन जी ने बस में की थी उनका नाम भूषण था। भूषण जी ने सबसे मिलने के और बात करने के बाद सब कुछ देखते हुए समझते हुए कहा कि क्यों ना हम लोग कहीं बाहर एक बार फिर से मिलें। आज तो माहौल ही अलग है, लेकिन इसके बाद भी हमें मिलते रहना चाहिए, जिससे शायद हम लोग और भी लोगों की मदद कर पाएं। सभी लोगों ने ये बात सुनकर हामी भरी, क्योंकि ये बात थी ही ऐसी। उनको लगा कि जैसे हमारी मदद किसी ने की, जिसके वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं, अगर हम लोग भी मिलके किसी की मदद करते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी। फिर फैसला हुआ कि अगले ही दिन ये 8 लोग मिलेंगे, लेकिन उस दिन चंदन जी को वक्त ना था, तो ये 8 को उन्होंने कहा कि आप लोग मिल लीजिए, कोई बात नहीं, मैं किसी और दिन आप लोगों से एक साथ मिल लूंगा, मुझे कुछ बहुत जरूरी काम है। किसी ने भी उन्हें फोर्स नहीं किया और उसके बाद ये 8 लोग
एक होटल में मिले। मिलने के बाद भूषण जी ने सभी से सभी की कहानियां पूछी कि आपने चंदन जी से कैसे मुलाकात की, आपको क्या मदद की जरूरत थी, आपको उन्होंने कैसे कैसे मदद किए। सभी ने अपनी कहानियां बताई और सभी के कहानियों में ये चीज जाहिर था कि वो चंदन जी से एक बार नहीं कई कई बार मदद ले चुके हैं और आर्थिक मदद तो वो कईयों की कर चुके हैं। ये सारी बातें सुनकर भूषण जी के मन में शायद लालच आ गया था। उन्होंने सोचा कि अगर मैं चंदन जी से सबसे अच्छी दोस्ती कर लूं, तो मैं जब भी उनसे आर्थिक मदद मांगूंगा या आर्थिक मदद के नाम पे पैसे मांगूंगा, तो वो फट से मुझे पैसे दे देंगे। क्योंकि उन्होंने सारी कहानी में एक चीज नोटिस किया था कि वो किसी से भी ज्यादा वजह नहीं पूछते और ना ही ज्यादा क्वेश्चंस जानने की कोशिश या क्यों चाहिए पैसा, ऐसी कोई भी चीज नहीं करते थे। से भूषण जी ने एक प्लान बनाया कि हम आठों मिल करके एक बार चंदन जी को कहीं पार्टी देते हैं, जिसके वजह से चंदन जी काफी खुश हो जाएंगे। बाकी लोगों ने भी सोचा कि हाँ भाई ये तो सही बात बोल रहे हैं, लेकिन भूषण जी के मन में क्या प्लान था ये सिर्फ भूषण जी ही जानते थे और किसी को इसके बारे में कोई भनक नहीं थी। इसके बाद जब यहाँ से सब कुछ फाइनल हो गया, फिर भूषण जी वहां से निकल के दाएं बाएं देखते हुए एक सुनसान जगह पे पहुंचे और वहां वो एक बाबा से मिले। बाबा से मिलकर उन्होंने कुछ सामान लिया और वो सारे सामान लेके वो वापस घर को चले गए। फिर वो लोग एक बार और मिले और उन्होंने फाइनल किया कि हम लोग जंगल के बीच में एक फार्म हाउस में चंदन जी को पार्टी देंगे और वहां पे हम लोग उन्हें इन्फॉर्म करेंगे कि आप आ जाइए, जिसके बाद वो वहां आएंगे और हम लोग उन्हें पार्टी देंगे, इज्जत देंगे और सम्मानित भी करेंगे। ये सारी चीजें फाइनल हो जाने के बाद भूषण जी पहले ही जाकर उस फार्म हाउस जो कि जंगल के बीचों बीच एकदम सुनसान एरिया में पड़ता था, वहां का मुआयना कराए और वहां पे कुछ सामान भी रखा है और उस सामान के साथ खाने पीने का अरेंजमेंट भी कराए। फिर वो समय भी आ गया जब चंदन जी और बाकी सभी लोग वहां पहुंचने वाले थे और जब वो लोग सभी वहां पहुंचे तो चंदन जी के साथ उनका वफादार नौकर भी था, जिसे वो हमेशा अपने साथ ही रखते थे। हालांकि ये जो नौकर चंदन जी के साथ आया था, उसे देखकर चंदन जी को कुछ खास अच्छा तो ना लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ कहना सही ना समझा। धीरे धीरे माहौल बनने लगा, पार्टी चालू हुई, खाना वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, जूस, सब कुछ जो भी चीज, क्योंकि चंदन जी अल्कोहल नहीं पीते थे, इसीलिए अल्कोहल छोड़ के सभी चीजों की व्यवस्था बहुत अच्छी की गई थी और सारी चीजों को ला के सर्व करना और बाकी सारी काम उनका नौकर ही कर रहा था। धीरे धीरे खा पी लेने के बाद सभी ने कहा कि आज रात में तो यहीं रुकना है, क्योंकि इतनी रात में जंगल में बाहर जाना ठीक ना होगा। तभी भूषण जी ने कहा, क्यों, आप लोगों को डर लगता है क्या? सभी ने ऐसा उनके तरफ पलट के देखा जैसे कि पता नहीं उन्होंने क्या कह दिया, लेकिन फिर मामला संभालने के लिए चंदन जी ने बीच में बोला कि नहीं, बात डरने की नहीं है, बात बिना मतलब का खतरा ना लेने की है। क्योंकि अगर कोई रात में निकलता है तो जंगल में जंगली जानवर होंगे, अगर उसे भी छोड़ दिया जाए तो गड्ढा, रास्ता खराब और भी बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। इसलिए क्या मतलब बनता है कि रात में कोई यहाँ से निकले। बाकी लोग सही कह रहे हैं, हम लोगों को आज रात में यहीं रुकना चाहिए। भूषण जी ने कहा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है यहाँ रुकने से, लेकिन चुपचाप बैठने से मुझे तकलीफ है। अगर किसी को डर ना लगता हो तो आइए एक खेल खेलते हैं। बाकी सभी ने बोला कि खेल खेलने से कैसा डर? हाँ हाँ, अगर आप कोई खेल खेलना चाहते हैं तो क्यों नहीं। भूषण जी ने कहा, सबसे पहले इसके नियम मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर ये खेल आप लोगों ने शुरू किया तो आपको ये खेल पूरा खत्म करना होगा। अगर आप लोगों ने पूरा खेल खत्म नहीं किया तो आपको बहुत बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। सभी लोगों ने कहा, ऐसा क्या खामियाजा? तभी उन लोगों में से एक ने कहा, जैसा कि इन्होंने पहले कहा था,
कि अगर डर ना लगता हो तो ज़रूर ये हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कितना बड़ा भी खामियाजा हो हम लोग खेल खेलेंगे। यहाँ पे बात अब तैश की आ गई थी। सभी को जोश में ला दिया था उन्होंने अपने बातों से, इसलिए सभी ने हामी भर दी। हालांकि चंदन जी ने बोला कि अगर कोई खेल खतरनाक है तो उसे खेलने की क्या जरूरत है। लेकिन भूषण जी ने सभी को इतना उकसा दिया कि सभी वहां खेलने बैठ गए। लेकिन भूषण जी ने कहा कि चंदन जी, आपके नौकर को यहाँ से जाना होगा, क्योंकि अगर वो यहाँ रहेगा तो उसे भी खेल में शामिल होना पड़ेगा। चंदन जी ने कहा, नहीं, वो अगर नहीं खेलना चाहते हैं तो वो नहीं खेलेंगे। उन्होंने कहा अपने नौकर से कि अगर आपको नहीं खेलना है तो आप अंदर जा सकते हैं। जैसा कि चंदन जी ने कहा था, वो अंदर चले गए, लेकिन वो खेल में शामिल नहीं हुए। तो अब चंदन जी को मिला के और भूषण जी को मिला के कुल 9 लोग ये खेल खेलने बैठे थे। जब सभी लोग खेलने के लिए तैयार थे, फिर भूषण जी ने वही झोला निकाला जो उन्होंने बाबा जी से लिया था, और उस झोले में से एक बहुत ही अजीब सा डमरू टाइप का, जो कि अच्छे से घूम सके वैसा कुछ हड्डियों से बना हुआ एक अजीब सा यंत्र कहिए या ढांचा कहिए, वो निकाला और निकालकर सबके बीच में रख दिया। सबने पूछा ये क्या है। उन्होंने कहा इस गेम को खेलने का सबसे जरूरी सामान यही है। ये मैं घुमाऊंगा या कोई भी घुमा सकता है। ये घूमकर जिसके तरफ इसके आगे बंधी हुई डोरी रुकेगी, वो इंसान उसके सामने बैठे हुए लोगों से कुछ भी पूछेगा और उसके दिए हुए आदेश को मानेगा। अगर वो इंसान उसके दिए हुए आदेश को ना माने या फिर झूठ बोले या उस काम को पूरा करने से पहले ही वापस आ जाए, तो उसके साथ कुछ भयानक भी हो सकता है। उन्हीं लोगों में से एक ने कहा, अरे ये ट्रूथ डेयर स्ट्रेयर वाले जैसे जिस बॉटल घुमाने वाला जो खेल होता है, उसी को थोड़ा डरावना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ नहीं। कोई बात नहीं, आप चलिए आगे बढ़िए। भूषण जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ खेल तो कुछ वैसा ही है, लेकिन मैं इसको डरावना नहीं बना रहा हूँ। ये खेल पहले से ही डरावना है, क्योंकि अब आप लोग बैठ चुके हैं यहाँ। अब जो भी है यहाँ पे बैठा हुआ, उन सभी को ये खेल खेलना पड़ेगा। अगर आप लोग ये खेल नहीं खेलेंगे या बीच में उठने की कोशिश करेंगे या बिना किसी आदेश के उठेंगे या फिर बीच में खेल छोड़ने की कोशिश करेंगे, तो अब तो आपको झेलना ही पड़ेगा। बाकी लोग इन सारी बातों से बार बार सुन सुनकर परेशान हो चुके थे। उन लोगों ने कहा, अगर भूषण जी आपको खेल स्टार्ट करना है तो कीजिए, वरना हम लोग चले। भूषण जी ने कहा, ठीक ठीक ठीक, घबराइए मत, खेल स्टार्ट करते हैं। फिर उन्होंने बोला कि जब यहाँ पे मेन गेस्ट चंदन जी हैं, तो क्यों ना इसे पहली बार चंदन जी ही घुमाए। चंदन जी सबके तरफ देखते हुए सोचने लगे कि क्या ये ठीक होगा। सभी ने कहा, हाँ हाँ ठीक है चंदन जी, आप इसे घुमाइए। चंदन जी ने उसे घुमाया। घुमाते के साथ वो उनके सामने वाले बंदे पे जाके रुका। ये देखकर भूषण जी ने चंदन जी को कहा कि आप या तो इनसे कोई सच्चाई पूछ सकते हैं जिसकी उम्मीद आपको बिल्कुल भी ना हो, जिसमें आपको लगता हो कि ये झूठ ही बोलेंगे, या फिर कुछ ऐसा करने को कह सकते हैं जिससे कि आपको लगे कि हाँ ये नहीं कर पाएंगे। ये मत कीजिएगा कि बिल्कुल भी कोई आसान सा चीज पूछ दिया, क्योंकि उसके बाद ये खेल आगे नहीं बढ़ पाएगा, आप ये घुमा ही नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने बोला कि ये तो पॉसिबल नहीं है, मैं क्वेश्चन कुछ भी पूछूं या नहीं भी पूछूं, उससे इसके घूमने ना घूमने का क्या फर्क पड़ता है। भूषण जी ने कहा, चाहे तो एक बार आजमा लें। ये चीज सुनकर चंदन जी ने सोचा कि कुछ आसान ही करने को बोलते हैं इन्हें। उन्होंने कहा, सिर्फ आप अपने जगह पे खड़े होकर के वापस बैठ जाइए। उनके सामने वाले इंसान ने यही किया। उसके बाद भूषण जी ने कहा, अब इसे घुमाने की कोशिश कीजिए। जब चंदन जी ने उसे घुमाने की कोशिश की तो सबको बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो चीज अब हिल ही नहीं रही थी। धीरे धीरे सबने एक दूसरे को देखा और सभी को ये लगने लगा कि हो ना हो
भूषण जी के बातों में कुछ तो सच्चाई जरूर है। और खेल शुरू होते के साथ ही लोगों को अब ये भी एहसास होने लगा था कि कहीं हम लोगों ने इस खेल में बैठ के बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी। लेकिन अब वो कुछ कर भी तो नहीं सकते थे, क्योंकि वो तो अब खेलने बैठ चुके थे। और सबसे बड़ी तकलीफ तो ये थी कि वो लोग इस खेल के सारे नियम भी ठीक से नहीं जानते थे। तो अब भूषण जी जो कहते वही इस खेल का नियम बनने वाला था, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि ये खेल पूरी तरीके से कैसे खेला जाता है। लेकिन भूषण जी से पूछने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। फिर सभी ने एक एक करके अपने अपने सवाल पूछने शुरू किए कि इसे कैसे खेलते हैं, क्या करने से ये वापस घूमेगा, अगर कोई उठ गया बीच में तो क्या होगा, कोई गेम छोड़ने की कोशिश करता है तो क्या होगा। भूषण जी ने कुछ बहुत चीजों का जवाब दिया, जैसे कि अगर किसी को कुछ करने के लिए कहा जाए तो उसे वही चीज करने के लिए कहना होगा जो कि आपको पता है कि वो ना कर पाए। और अगर किसी से कुछ पूछा जाए तो वही चीज पूछा जाए जो कि आपको पता है कि वो इंसान ना बता पाए, या फिर झूठ ही बोले, या फिर उसको बताने के बाद बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़े। मतलब इन शॉर्ट आपको हर किसी को वैसा ही चीज देना है जो कि उसके लिए लगभग असंभव हो। और वहां एक पर्चियां भी सबको बांटी गई भूषण जी के कहने पे, जिस पर्ची पे सभी को अपने डर, अपने ऐसी चीजें जिससे वो बहुत ज्यादा भयभीत होते हैं, जिस चीज के सामने वो खड़े भी नहीं होना चाहते, ये लिखकर दूसरे बगल वाले को पास करने के लिए कहा गया। ऐसा ही हुआ, सभी ने उस पर्ची पे अपने डर और ऐसी चीजें जो वो नहीं करना चाहते या जिसके सामने वो खड़े नहीं होना चाहते, वो सारी चीजें लिखकर अपने बगल वाले को पास कर दिया। हालांकि जिसने चंदन जी को पास किया था वो इस चीज को लेकर आश्वस्त था कि ये चीज सेफ है उनके पास, लेकिन अपने बगल वालों पे सभी को भरोसा नहीं था, क्योंकि एक का पर्चा भूषण जी के पास भी आया था और सबसे ज्यादा डरा हुआ भी वही था, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि भूषण जी जरूर उसे वही करने के लिए कहेंगे जो कि उस पर्चे में लिखा हुआ है। लेकिन इन सभी चीजों के बीच सभी ये भूल गए थे कि अभी भी उसकी बारी खत्म नहीं हुई है जिसके सामने चंदन जी बैठे हैं, क्योंकि उस टाइम चंदन जी ने जब वो घुमाया था तो वो सामने वाले पे रुका था, और अभी तक उसने वो ऐसा कुछ डरावना या ऐसा नहीं किया है कार्य जिससे कि वो डरता हो या जो वो ना कर सकता हो। फिर भूषण जी ने कहा, चंदन जी आपको इस इंसान को कुछ ऐसा करने के लिए कहना होगा जो कि ये ना कर सके। और मेन सबसे जरूरी बात ये है कि अगर किसी को भी इस कमरे से बाहर भेजा जाता है और वो 100 गिनने तक नहीं आता तो हम लोगों को ये खेल वापस चालू करना होगा, उसके आने का इंतजार नहीं कर सकते। 100 गिनने के बाद हम लोग वापस इसे घुमाएंगे और ये जिस पे रुकेगा उसे अगला कार्य या अगली बात पूछी जा सकती है। सभी ने हामी भर दी। चंदन जी ने उस इंसान की तरफ देखते हुए इशारे में पूछा कि क्या मैं आपसे कुछ सच्चाई पूछूं? उस इंसान ने मना कर दिया। चंदन जी ने भी ऐसा ही किया। चंदन जी ने उन्हें कहा कि आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आसान तो मैं नहीं दे सकता, एक काम कीजिए, आप मेन गेट से, बंगले के मेन गेट से बाहर निकलिए और जहां तक सड़क, जंगल के पास की सड़क जहां तक पक्की बनी हुई है, आपको सड़क के एंड तक जाना है और वहां से वापस आना है। आप चाहें तो दौड़ते हुए भी वापस आ सकते हैं, और कोई भी परेशानी हो तो वहीं से चीख दीजिएगा, मेरा नौकर जाके आपको ले आएगा। उस इंसान ने हामी भर दी और वो इंसान बाहर चला गया। उसके बाद भूषण जी ने 100 गिनना शुरू किया। 100 गिनने तक वो आदमी नहीं आया। उसके बाद भूषण जी ने कहा, अब हमें खेल चालू करना होगा, क्योंकि वो 100 गिनने तक नहीं आया। जैसा कि भूषण जी ने कहा था वैसा ही हुआ। अब चंदन जी के बगल वाले इंसान ने वो यंत्र घुमाया। वो घुमाने के बाद वो जिस इंसान पे रुका उससे भी ऐसा ही कुछ पूछा गया। उस इंसान से पूछा गया कि तुम कुछ बताना चाहोगे? उस इंसान ने सोचा बाहर जाने से तो अच्छा है कि सच्चाई ही बता दूं।
उसने कहा, हाँ पूछो क्या पूछना है। उस इंसान ने कहा कि तुम सच सच बताओ, क्या तुम चंदन जी का आर्थिक फायदा उठाने के लिए उनके दोस्त बने हुए हो? ये क्वेश्चन सुनकर सभी लोग अजीब नजरों से देखने लगे, क्योंकि शायद सभी के मन में लालच था। लेकिन उस इंसान को जवाब तो देना ही था। उस इंसान ने कहा, हाँ, मैं लालच के लिए ही इनके साथ जुड़ा हूं, क्योंकि इनके पास अकूत संपत्ति है, अथाह धन है। ये कितना भी किसी में बांटते हैं, इन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। पहली बार तो मैं ये जानना चाहता था कि इनके पास कितनी संपत्ति है, लेकिन इतने सालों में भी मैं ये पता न लगा पाया। तो अब मेरी नजर इस चीज पे है कि जब इनका कोई संतान नहीं, इनका कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं, तो ये इतनी संपत्ति का करेंगे क्या? हमारे तो बच्चे हैं, कम से कम हम अगर इनसे कुछ लेते हैं तो वो हमारे बच्चों के काम आ जाएगा। इतना बोलते बोलते उस इंसान ने अपने मुंह पे हाथ रखा और खुद को चुप कराने की कोशिश की। ये देखकर साफ पता चल रहा था कि वो इंसान खुद को चुप नहीं करा पा रहा है और खुद ब खुद बोलते जा रहा है। थोड़ी देर बाद उसके सामने वाले ने कहा, बस इतना काफी है, और वो इंसान अब चुप हो गया था। हालांकि वो आत्मग्लानि से भरा हुआ था। उसे लग रहा था कि ये मैंने क्या कह दिया। चंदन जी के चेहरे पे भी अजीब से भाव आने लगे थे, क्योंकि शायद उन्हें ये विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी भलाई करने के बावजूद लोग मुझसे सिर्फ मेरे पैसे के लिए जुड़े हैं। लेकिन आज की दुनिया में अगर कोई अच्छाई करता है तो जरूरी नहीं कि सामने वाला भी अच्छा हो। ये सब सुनने और देखने के बाद चंदन जी का तो मन इस खेल से उचट चुका था, लेकिन भूषण जी ने उन्हें पहले ही सावधान किया कि आप इस खेल से नहीं जा सकते, चाहे आपको कुछ भी सुनना पड़े या कुछ भी देखना पड़े। कृपया करके आप यहाँ से ना उठें। लेकिन इन सारी चीजों के बीच चंदन जी ने एक चीज नोटिस कर ली थी कि भूषण जी जिसको भी सामने कार्य दिया जाता है या सौंपा जाता है, उसे एक टक से घूरते हैं, पलकें तक नहीं झपकाते। क्या इसी चीज का असर होता है जिसके वजह से लोग खुद को चुप नहीं करा पाते या कार्य के लिए मना नहीं कर पाते? पता नहीं। खेल फिर आगे शुरू हुआ। अगले इंसान ने वो फिर से घुमाया। वो किसी और पे रुका। उसने बोला कि मुझे कोई कार्य दीजिए, क्योंकि अब कोई भी कुछ भी सच बोलने के लिए तैयार ना था। और इस चीज को सभी लोग समझ भी रहे थे। चंदन जी भी जान रहे थे शायद यहाँ बैठा हर इंसान एक ही तरह का है, इसीलिए उन्होंने भी अब इस खेल में रुचि दिखाना बंद कर दिया। उसके बाद अगले इंसान को कार्य सौंपा गया कि तुम जाओ और बंगले की बाउंड्री को फांद कर उस तरफ जाके तुम्हें जंगल के अंदर से वापस आना है। ऐसा इसलिए क्योंकि बंगले के दीवार पे बहुत बड़े बड़े नोकीले सरिये लगे हुए थे, जिन्हें पार करना लगभग नामुमकिन था। हालांकि जिस इंसान ने ये कार्य सौंपा था, उसने बगल के पर्ची में देख लिया था कि उसे ऊंचाई का भी डर है, इसीलिए शायद उसने ऐसा कार्य दिया था जिससे कि वो ये कार्य कर ही ना पाए। उसके बाद भूषण जी उसे भी एक टक देखते रहे। वो इन लोगों के सामने ही गया और भूषण जी ने गिनती चालू कर दी। देखते देखते वो इंसान बाहर गया, वॉल कंपाउंड के ऊपर चढ़ा, और जैसे ही उसने कोशिश की कि वो दीवार के उस तरफ चला जाए, वो उस सरियों में फंस के वो सरिया उनके दिल के और शरीर के आर पार हो गया और वो इंसान वहीं तड़पड़ाने लगा, छटपटाने लगा। लेकिन कोई भी उस खेल से उठ के जाके उसकी मदद नहीं कर सकता था। चंदन जी ने तुरंत अपने नौकर को आवाज लगाई। नौकर दौड़ते हुए उसके पास गया, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचा तब तक वो इंसान मर चुका था। अब ये देखकर किसी का भी वहां बैठना बहुत नामुमकिन सा होने लगा था, क्योंकि इस खेल के दौरान किसी की जान जा चुकी थी। अब ये चीज बहुत डरावना हो गया था। उसी में से एक आदमी ने बोला कि भाड़ में गया ये खेल, मैं जा रहा हूं उस इंसान को खोजने के लिए जो अभी तक वापस नहीं आया। किसी को इस चीज की फिक्र नहीं है। हालांकि वो इंसान शायद डर रहा था। तभी भूषण जी ने बोला, उसकी पर्ची खोल के देखो।
पर्ची खोलने पे पता चला कि वो इंसान सबसे ज्यादा मौत से, मृत्यु से घबराता है, इसीलिए वो बेचैन हो उठा था। उससे ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो इंसान उठ के बाहर गया और बाहर जाने के बाद कुछ ही देर में उसके चीखने की आवाज आई। जब सभी लोग वहां पहुंचे तो उसकी लाश कटी फटी हालत में बाहर पड़ी हुई थी और उसी से कुछ दूरी पे उस इंसान की भी लाश पड़ी हुई थी जो कि पहले बाहर गया था, जिसे सबसे पहला कार्य सौंपा गया था। अब ये सभी को समझते देर नहीं लगी कि इस खेल का अंत मौत ही है। उसके बाद सभी लोग ये सोचने लगे कि जो इंसान अभी अभी बाहर गया था उसे तो कोई कार्य सौंपा ही नहीं गया था, फिर वो कैसे मर गया। भूषण जी ने इसका जवाब दिया कि वो खेल बीच में छोड़ के उठ गया था, इसीलिए उसकी जान जाना तो तय था। मैंने पहले ही कहा था, कोई भी इस खेल के दौरान बीच में से छोड़ के नहीं उठ सकता, उसे खेल कंप्लीट करना होगा, नहीं तो उसका भी हश्र कुछ ऐसा ही होगा। जो इंसान खेल कंप्लीट करने के लिए बाहर गया था उसकी लाश कटी फटी नहीं थी, लेकिन जो इस खेल को बीच में छोड़ के गया था उसकी लाश कटी फटी थी। अब सवाल ये उठता है कि जब सभी लोग यहाँ बैठे हुए थे तो उसकी लाश को चीरा फाड़ा किसने? ये जवाब किसी के पास ना था, लेकिन लोग इस जवाब को शायद जानना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि अब यहाँ का माहौल इतना डरावना हो चुका था कि किसी से यहाँ बैठा भी नहीं जा रहा था। लेकिन लोग कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि वहां से जाना भी पॉसिबल नहीं था। फिर चंदन जी ने भूषण जी को समझाया कि कोई तो तरीका होगा इस खेल को समाप्त करने का। भूषण जी ने कहा, सिर्फ एक ही तरीका है, हम लोग किसी एक इंसान को ये कहकर माफी दे सकते हैं कि वो इंसान इस खेल में किसी भी कार्य को नहीं कर सकेगा, जिससे कि वो इंसान कोई भी कार्य नहीं करेगा, उसे कोई भी सच्चाई बताने की जरूरत नहीं है और कोई भी चीज हो उसे कोई परेशानी नहीं होगी। वो सिर्फ ये यंत्र घुमा सकता है लेकिन उसे कोई कार्य नहीं दिया जा सकता। सभी लोगों ने बातचीत की और ये जो जीवन दान कह सकते हैं ये चंदन जी को दिया गया, क्योंकि चंदन जी के वजह से सभी का जीवन या तो बचा था या तो आज आसान हुआ था। इसीलिए सभी के कहने पे ये फाइनल हुआ कि ये जीवन दान चंदन जी को दिया जाएगा। अब चंदन जी उस खेल में होते हुए भी उस खेल से बाहर थे, कोई भी कार्य उन्हें नहीं सौंपा जा सकता था। ये शायद सभी का प्रायश्चित था। धीरे धीरे ये खेल आगे बढ़ा, उसके बाद अगला, फिर उसके बाद अगला, फिर उसके बाद अगला, धीरे धीरे करके सभी लोग मरने लगे। और सभी से सच्चाई अगर पूछी जाती थी तो सभी के मन में यही पाप भरा हुआ था कि उन्हें पैसों की लालच ने यहाँ तक घसीटा। मतलब किसी भी हालत में चंदन जी के ही खिलाफ हर बात जा रही थी। हालांकि उन्हें जीवन दान दिया हुआ था जिसके वजह से उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन बार बार ये सच्चाई सुन के उनके आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, वो रोए जा रहे थे। बीच में उन्होंने ये भी कहा कि मैंने अपने परिवार को खो दिया था, इसीलिए मैंने आप लोगों में अपना परिवार देखा, लेकिन आप लोगों ने क्या किया? कोई बात नहीं। उसके बाद फिर ये खेल चलते रहा। अब सिर्फ वो इंसान जिसने बार में चंदन जी से मदद ली थी और भूषण जी और चंदन जी, यही लोग बचे थे। फिर से चंदन जी के हाथ में ये घुमाने का प्रस्ताव आया। वो बार वाला इंसान डर रहा था, लेकिन घूमकर कहानी उसी पे आई। उसने कहा, बोलिए मुझे क्या करना होगा? उन्होंने कहा कि आपको जाकर बाहर सीधे रास्ते पे चल के वापस आना है और आपको पूरी सड़क तक जाने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ बंगले के आखिर तक जाना है और वापस आना है, क्योंकि उनके पर्ची में लिखा था कि वो अंधेरे से डरते हैं और जहां से अंधेरा स्टार्ट होता था वहीं पे चंदन जी ने उन्हें जाने के लिए कहा, क्योंकि वो भी कुछ नहीं कर सकते थे। कोई ऐसा कार्य देना था जो वो इंसान ना कर सके। उन्होंने वही किया, लेकिन इसे आसान बनाया कि ज्यादा दूर नहीं जाना, सिर्फ अंधेरे तक जाना है और वापस आना है। वो इंसान उठा, वहां तक गया, लेकिन वहां से वापस नहीं आया।
भूषण जी ने 100 तक गिना और इस बार कहा कि आपको तो जीवन दान मिला है, अब इस खेल को मैं ही खेलता हूँ। उन्होंने खुद ही घुमाया, खुद ही को सजा सुनाई और चुपचाप जा करके वहां के एक कोने में रखे हुए चाकू से अपना गला काट लिया। इस चीज को देख के चंदन जी की आंखें भर आईं। उन्होंने थोड़ी देर बाद देखा कि अब खेल समाप्त हो चुका है। चंदन जी वहां से उठे और उन्होंने अपने नौकर को आवाज लगाई। उनका नौकर उनके पास आया और फिर सभी ने सभी लाशों के पास जाके एक एक चादर डाली और कहा सुबह होते होते तक हमें ये सारी बॉडीज हटानी होगी। और दोनों एक दूसरे को देख के हंसे और फिर ये पता चला कि नौकर और चंदन जी ने ही ये सारा गेम प्लान बनाया था। ये कैसे? क्योंकि जब वो भूषण जी के साथ बस में सफर कर रहे थे तब उन्हें इस खेल के बारे में बताया था और इस खेल के बारे में जानने के बाद भूषण जी खुद को ये खेल खेलने से रोक ना पाए। इसीलिए ये सारा खेल चंदन जी का था, ना कि भूषण जी का, और उसमें इनका नौकर भी शामिल था। ये सारी चीजें होने के बाद चंदन जी के नौकर ने पुलिस को फोन लगाया। पुलिस आई, एम्बुलेंस आया, सारी बॉडी उठाई गई, इंक्वायरी हुआ, लेकिन कुछ भी साबित ना हो पाया। लेकिन इन सारी चीजों में एक चीज मैं आप पे छोड़ता हूं। आपको ये बताना है कि ये कहानी हमें किसने भेजी और हमें ये कहानी कैसे पता चली। अगर आप लोग ये बता पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आगे चल के कभी ना कभी मैं ये राज जरूर खोलूंगा। इस जानकारी को बताने के लिए या अपने किसी भी चीज को या फीडबैक को देने के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तब ऐसी ही कहानी के लिए हमारे प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। कल मैं फिर लौटूंगा एक ऐसी ही अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।